हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको जीडी 2024 जो पेपर होने वाला है फरवरी मार्च में, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है। प्रीवियस ईयर सीरीज जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमने भी सीजीएल 2 बार क्रैक किया, मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर सीरीज। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। तो ये आपका सेट नंबर, मुझे याद नहीं कौन सा सेट नंबर होगा, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर एक शिफ्ट के अंदर अगर 4 या 5 सवाल भी अगर आपको अच्छा लगता है या फिर बेहतरीन सवाल आपको अगर मिल जाते हैं तो वो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा बूस्ट प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए पूरा आधे घंटे का शिफ्ट ना देख करके अगर आप 4-5-10 मिनट का जो 4-5 सवाल हैं अगर वो भी आप देख के जाते हैं तो बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। पूरा मत देखिए, बल्कि 10 मिनट देखिए, जो आपको अच्छा लगता है सवाल या फिर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वही देख के चले जाइए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे मैथ सवाल की तरफ। ठीक है, ये देखेंगे आपका जीके का सवाल चल रहा है अभी फिलहाल। यहाँ से आपका मैथ सवाल शुरू होगा, मुझे लगता है 3 नंबर सवाल है ये आ गया आपका 1 नंबर सवाल। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये बोर्ड मास का सवाल है। आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6। 6 को हम यहाँ पे डिवाइड लगाओगे, मतलब 12 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2, ये बन जाएगा पूरा 2। तो 6 प्लस 2 8, या फिर 2 में 2 काट लीजिए, क्या बनेगा आंसर, क्या बनेगा 6। तो बेहद ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। नंबर 2 पे चलेंगे। एक हेयर ड्रायर का जो अंकित मूल्य है भाई साहब वो कितना है, 10,550। 10,550 इसका मार्क प्राइस है। दुकानदार जो इस पे 18% का डिस्काउंट देता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर ये 100 के बराबर है तो आपसे कह रहा है कि 18% इसका मतलब कि 82 में सेल कर दिया, इतना कह सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितने से कटेगा ये। तो अगर हम इसको 50 से काटें तो 50 गुणा 2, ये पूरा पूरा 50 से कट जाएगा, कितने बार, 210, और एक यानी कि 211 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप काट के देखो उतना ही आएगा। 2 से अगर काटेंगे तो बन जाएगा हमारा 41। तो अगर आप गुना भाग करेंगे ना, 211 इंटू 41, अगर आपके पास कुछ भी गुना करने का फास्ट नहीं है आपके पास, तब क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 जो अंतिम डिजिट आने वाली है वो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी दिस इज द ऑप्शन, बाकी किसी में 1 ऑप्शन में है ही नहीं लास्ट डिजिट का। ठीक है, मतलब बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी अगर आप चाहें तो गुना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 211 गुणा 1, 211, कैरी कितना हो गया 21, 211 गुणा 4 यानी कि 844, और प्लस 21 845, और 20 यानी कि 865। क्लियर है मेरे भाई, यानी कि 8651 रुपया में सेल करेगा इस वस्तु को। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नंबर 3 पे चलते हैं। एक ही दिशा में इतना किलोमीटर पर आवर और इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 2 ट्रेनें जो है 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। मतलब आपसे कह रहा है कि टाइम जो लगता है पार करने में 54 सेकंड, और दोनों जो है एक ही दिशा में अगर चल रहा है, तो अगर आपसे हम पूछें कि रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोनों का डिफरेंस यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। बोलिए ना। ठीक है, यदि पहले ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो सेकंड ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो टी निकालेंगे हम, वो T1 प्लस T2, और बाई डिस्टेंस होगा कौन सा, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, स्पीड होगा कौन सा, रिलेटिव स्पीड। अब टी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी, टी की वैल्यू आ चुकी है भाई 54 सेकंड इज इक्वल टू T1 कितना है तो 130, T2 हमको फाइंड आउट करना है। आर एस है कितना 20, हम चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ से हम देखिएगा, अगर हम काटें 18 तिया 54, यानी कि 20 25 100 तिया 300 माइनस 130, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 170 मीटर। आसान है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है कि मोहन और सोहन एक संपत्ति में क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया का निवेश करते हैं और 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की राशि निकाल लिया। बढ़िया सवाल है। ये आपका आ चुका है पार्टनरशिप का सवाल। ठीक है, तो ये मोहन है और तुम्हारा सोहन है। मोहन ने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया और सोहन ने 4,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अच्छा, फिर 6 महीने बाद सोहन ने निवेश राशि को निकाल लिया, लेकिन वर्ष के अंत में, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये 6 महीने टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और ये 12 महीने। मतलब सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 2 बोल सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि उनके लाभ का जो वर्ष के अंत में उनका लाभ 540 रुपया है, तो मोहन द्वारा अर्जित निकालिए। फिर यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं 3:4, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो होगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी कि 3 दूना 6 और 4 एकम 4।
मतलब 3:2 बोल सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो, जहां मोहन का 3 प्रॉफिट और सोहन का 2 प्रॉफिट। टोटल है 5 के बराबर, तो आपको निकालना है मोहन की प्रॉफिट, यानी कि 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। सही है क्या? 5 से काटोगे तो 108 बनेगा, 8 तरीके 24 यानी कि 324 रुपए क्या बनेगा, मोहन का हिस्सा बनेगा पार्टनरशिप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विश्वविद्यालय के अंदर इंजीनियरिंग है, प्रबंधन है, विज्ञान की सीटें अगर दे रखी हैं, 3 सीटों में क्रमशः अगर इतने इतने की वृद्धि होती है तो नए सीट का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो 7 है, 8 है, 9 है। इसका 20%, 30%, 60% निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में 0 लगा देंगे। चाहे 7, 8, 9 बोलो, चाहे 70, 80, 90 बोलो, बात तो सेम है रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम अगर 20% का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना बनेगा, 7 दूना 14 यानी कि 84 बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम 30 का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना बनेगा, बताओ, 8 तरीके 24 यानी कि 104। इसमें अगर हम 60 का इंक्रीमेंट करेंगे, 9 छक 54 यानी कि 144। निकालना आसान हो गया। अब यहाँ से अब 4 से काट लीजिए, कितना बनेगा, 21, 26 और 36। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 बोलता है कि एप्पल का जो लैपटॉप है ना, वो 3 वर्ष में घट के इतना रुपया से इतना रुपया हो जाता है, तो मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे कह रहा है कि आपका 133 100 से 72 900 हो गया, तो मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ से पी और ए का रेशियो मिलेगा। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और ए का मतलब मिश्रधन। मतलब पहले तुम्हारा 133 100 था, बाद में घट के 72 900 हो गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे रेशियो कितना बनेगा, यहाँ रेशियो बन जाएगा 1331 और ये बन जाएगा 729। अगर यहाँ 3 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब जरूर वो रेट का पावर 3 रहा होगा। अगर मैं इन दोनों का क्यूबिक रूट निकाल दूं तो ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 9। यानी कुछ और नहीं, पहले हमारा प्रिंसिपल 1 साल के अंदर पी था 11, तो घट के कितना हो गया, 9 के बराबर। मतलब कितने का आपका मूल्यह्रास हुआ है, तो आप निकाल लो, 2/11 इंटू 100%। दिस इज द मूल्यह्रास, 200/11% यानी कि 18.18%। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 7 पे आता है कि शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसका ऊंचाई और त्रिज्या आपको दे रखा है। तो आयतन क्या होता है मेरे भाई, 1/3 इंटू πr²h। ठीक है, याद रखना, अगर r की वैल्यू 7 होती है तो πr² की वैल्यू कितनी होती है, 154। लेकिन आपने देखा 7 तो यहाँ आ रही ही नहीं है, 7 के बदले कितना है, 14, यानी 7 दूना 14। तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, h की वैल्यू 24, गुना कर लीजिए, आंसर आएगा 3 से कटेगा भाई 8 बार में। ठीक है मेरे भाई, ये देख लो आप, 154 इंटू 32। तो आप अगर देखेंगे गुना करके तो कितना बनेगा, 154 गुना 2 यानी कि 308, कैरी हो गया 30, 154 गुना 3 यानी कि 500, सॉरी 462 और 30 492। ठीक है, इस तरह से आप गुना कर सकते हैं फास्टली। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, अंजलि द्वारा कह रहा है कि अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अगर हम टाइम की बात करें तो अंजलि ने 4 गुना समय लिया है रॉन से, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। कौन सा, अंजलि द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना। अगर जॉन तुम्हारा 1 है तो अंजलि कितना, 3 गुना समय लेती है। मतलब इसको तीनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा पता है आपको, इससे फायदा ये होगा कि हमारा ये जो रेशियो है ना वो सेम हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो, अगर मैं नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 3 12, रॉन बन जाएगा आपका कितना, 3, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 4 एकम 4। आप खुद से करके देखो, आप खुद देखो, आपको दिख जाएगा फटाफट कि 3 का ये 4 गुना है और ये 4 का 3 गुना है। मतलब मेरा काम हो जाएगा इस रेशियो से। क्लियर है मेरे भाई। अब ये तुम्हारा एक्चुअल तीनों का टाइम रेशियो मालूम चल गया, इतना टाइम लगता है तीनों को किसी काम को पूरा करने में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं ना तो पूरे कार्य को करने में उन्हें 4 दिन लगता है। अगर टाइम का ये रेशियो है मेरे भाई तो इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी हो जाएगा 1/12 इस टू 1/3 इस टू 1/4। ठीक है,
अब यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए? 1 4 3। ये तुम्हारी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ओके, आपसे कह रहा है कि सब मिलके 4 दिन लगाते हैं, मतलब 4 3 7 और 1 8 एफिशिएंसी से 4 दिन लगाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि रॉन द्वारा अकेले कितना टाइम लगेगा। तो रॉन की एफिशिएंसी है कितनी? रॉन देखो बीच वाला है ना, यानी बीच की कितनी एफिशिएंसी है? 4। 4 से आप कर दो डिवाइड, आंसर आपका मैच करेगा। 4 से 4 काट लो, यानी कि 8 दिन लगेगा उस कार्य को पूरा करने में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्या बोलते हैं भाई कि 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना होगा? ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे देखिए, आपसे कह रहा है कि 5:4 बनाना है, मतलब मिल्क तो सेम टू सेम है, इसमें हमको एक अनुपात का एडिशन करना है। क्लियर है मेरे भाई? तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक अनुपात का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलिए, निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे 624 बाई मिल्क और वाटर का मिश्रण नहीं है, तो 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 8 से डिवाइड, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 6 और 4, 8 गुना 8 यानी कि 78। अगर इंटू हम 1 से कर दें, जो हमको 1 रेशियो निकालना है मुझे, कितना आ जाएगा? 78 लीटर। इतना पानी हमको मिलाना पड़ेगा, जिससे कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। आगे बढ़े भाई, 10 पे आते हैं। एक मोबाइल फोन का जो अंकित मूल्य है ना, वो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपये इसका एमपी है। दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा करी, लेकिन ग्राहक के और अनुरोध पर उसने नकद छूट देने के वजह से 8500 में बेच दिया। नकद छूट कितना है आपको बताना है। तो पहले 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 9,000 हो गया डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन आपसे कह रहा है कि इसको एक्चुअल में 8500 में सेल किया है। मतलब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है दोबारा, नकद डिस्काउंट, वो कितना दिया आपको बताना है। तो आप देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये आपका 17 और ये बन गया 18। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 18 के वस्तु को 17 में सेल किया तो कितने का डिस्काउंट हुआ? तो आप बोलेंगे 1 का डिस्काउंट हुआ। किस बेस पे? 18 के बेस पे इंटू 100%। दिस इज सेकेंड डिस्काउंट जो आपको निकालना है। तो आप अगर देखेंगे ये बन जाएगा 50/9, यानी कि 9 पचे 45, फिर से 5, 9 पचे 45, ऐसे करके 5 5 5 5 आएगा, लास्ट में 6 कर देंगे। 5.56% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े, 11 बोलता है कि एक विद्यालय प्रबंधक है, 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय करता है। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है। बढ़िया सवाल भाई। स्टार्टिंग में बोलता है कि भाई 40 दिन के अंदर हम 100 आदमी को लेकर काम पूरा कर लेंगे, 100 मेन को लेकर हम काम को खत्म कर लेंगे। लेकिन आपसे कह रहा है कि 35 दिनों के बाद उसने अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है, उसके बाद निर्धारित समय में उसका काम पूरा होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो बाकी 5 दिन का काम बचता है ना, 35 दिन तो इतना ही लोग काम करते हैं, लेकिन जो 5 दिन का काम बचता है, वहाँ पे 100 आदमी नहीं बल्कि 200 आदमी मिलके काम करते हैं, तब जाके काम पूरा होता है। समझ रहे हैं बात? जो अंतिम का 5 दिन है, वो 5 दिन सिर्फ 100 आदमी नहीं बल्कि 100 आदमी और मंगाते हैं बाहर से, तो 200 आदमी मिलकर के 5 दिन में काम पूरा कर पाते हैं। यानी तो कह रहे हैं कि यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता, तो विद्यालय भवन कितने देरी से बनकर तैयार होता? बिल्कुल ठीक, 200 आदमी मिल करके 5 दिन में काम को बनाते हैं, जो बचा हुआ काम था। ठीक है, 5 दिन बनाते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा आदमी को नहीं बुलाता तो मैं बोलता कि 100 आदमी ही होते, 100 आदमी ही होते। यानी अगर हम आदमी का संख्या आधा करेंगे तो दिन का संख्या दुगुना हो जाएगा, यानी कि 10 दिन लगेगा। यानी ये 10 दिन क्या है? 35 दिन काम होने के बाद 10 दिन और लगता अगर हम किसी आदमी को नहीं बुलाते। मतलब मैं बोल सकता हूँ 45 दिन में काम पूरा होता। 45 दिन होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 100 दिन में किसी प्रबंधन के साथ आपने प्रबंध किया है कि हाँ, मुझे निर्णय कर चुका हूँ कि मतलब भवन को बना देंगे, और आपको लग रहा है 45 दिन, मतलब कि आपको 5 दिन एक्स्ट्रा लगने पड़ते हैं। दिस इज द ऑप्शन। ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं भाई 12 नंबर पे। एक साइकिल चालक है जो कि 140 मीटर के त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो साइकिल चालक की औसत चाल क्या है? बढ़िया, वृत्ताकार पथ है, साइकिल चलाता है, 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो साइकिल चालक की औसत चाल ज्ञात करें। क्या है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपसे कह रहा है भाई कि कोई तुम्हारा वृत्ताकार ये पथ है जिसका रेडियस मैं कह रहा हूँ कि 140 मीटर के बराबर है। ठीक है भाई, ये अगर ये ओ मान लिया हमने सेंटर को,
तो आपसे कह रहा है कि अगर वृत्ताकार पथ पे चलाएगा तो कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है कि सर्कमफ्रेंस हम चलाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई इंटू आर। अगर रेडियस 7 होता है, या फिर हम काम कर लेते गुना कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 140। ठीक है भाई। अगर तुम काटोगे ना तो 7 गुणा 20, तो 44 गुणा 2 यानी कि 88 पे 0, 880 सेंटीमीटर के वृत्ताकार पथ पे चलाता है और इसको पूरा करता है 2 मिनट में। टाइम कितना लगता है भाई? 2 मिनट। तो आंसर दिया है मीटर पर मिनट में। अरे फिर तो आसान सवाल है, स्पीड निकाल दो आप। डिस्टेंस बटा टाइम यानी कि 440 मीटर पर मिनट। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, क्या एक्चुअल में ये मीटर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। 13 पे आते हैं। एक व्यक्ति जो है ना, 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 में शेल किया। एक पे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है। ठीक है भाई, 20% की हानि होती है, तो कुल मिला के उसे कितने का लाभ या हानि होता है आपको बताना है। ठीक है भाई, कुल मिला के उसे कितने का लाभ या हानि होता है। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कितना लाभ या कितना हानि आपको देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, कोई शॉर्टकट तरीके हैं कि मैं पहले सोचता हूँ एक बार। अगर 20% लाभ है 20% हानि है, तो एक्चुअल में उसको हानि होगा मुझे पता है, और हानि 20 का 20% होगा यानी कि 4% के आसपास होगा। तो 4% अगर मैं निकालूंगा फिर तो ये लफड़ा हो जाएगा। मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है, सीपी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं भाई कि हम इसको क्या करेंगे, देखना जरा एक बार। SP1 और SP2 दो अलग अलग हम लिख रहे हैं। एक बार 12 में सेल किया, अगली बार भी 12 में सेल किया, लेकिन इस वाले केस में कहता है, इस वाले केस में कि आपको 20% का लाभ होता है। मैं काम करते हैं ना, मिटाते हैं थोड़ा बहुत, अच्छे से लिखते हैं। SP1 हम यहाँ लिखते हैं, SP1 हम यहाँ लिखते हैं, SP2 नीचे लिखते हैं। SP1 जो है ये 12 है, SP2 भी कितना है? 12 है। इस पे आपसे कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, मतलब ये 6 के बराबर है, आपको 5 निकालना है। तो इससे क्या मिल जाएगा? तुम्हारा सीपी मिल जाएगा, CP1 मिल जाएगा। अगर हम इसमें 20% का हानि का मतलब ये 4 के बराबर है, आपको 5 निकालना है, मतलब CP2 मिल जाएगा। बोलिए ना। अगर मैं इसकी बात करूँ 6 दूना 12 यानी कि 10 रुपये क्या है? CP1 है। ठीक है, ठीक वैसे अगर इसकी बात करो 4 तियां 12 यानी कि 5 तियां 15 रुपया हमारा CP2 है। मतलब एक्चुअल में CP1 और CP2 मिलकर कितना नया सीपी बनाएगा? 25 रुपया खरीद है उसका, और सेल कितने में किया है? तो आप बोलेंगे 12 और 12 यानी कि 24 रुपया में। SP कितना हो जाएगा? 24 रुपया। इसमें कितना हो जाएगा? 24 रुपया। यानी आप बताओ, 25 रुपया में खरीदा और 24 में सेल किया, कितने का हानि? 1 रुपया का हानि। वही हम कह रहे थे कि 4% इसका हानि होगा। जब भी आपका लाभ और हानि सेम परसेंटेज में हो तो आप क्या करो, इस परसेंटेज का परसेंटेज निकाल दो, यानी कि 20 का 20% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 4% का लॉस। अगर ये परसेंटेज में आंसर होता ना, रुपए में नहीं होता, तो फटाफट निकाल लेते। 4% का लॉस, क्योंकि आप देखेंगे 25 और 24 में सेल किया अगर, तो 1 का डिफरेंस है आउट ऑफ 25। इसका मतलब कितना होता है? 4%। इसका मतलब क्या होता है भाई? 4% का लॉस। क्लियर है मेरे भाई? लेकिन यहाँ पे हमको रुपीज में निकालना था, जिसकी वजह से हमको परसेंटेज छोड़ करके मुझे इस SP1 SP2 में मुझे मूव ऑन करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। इतना फास्ट क्यों? हाँ, ये आपका आ चुका है। एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात। लिखते हैं जरा। राइस है, फिर बोलेंगे पेट्रोल है, फिर बोलेंगे तेल मतलब ऑयल। इन तीनों का जो अनुपात है ना, वो 8:11:6 खर्च का अनुपात कह रहा है। यदि इन वस्तुओं की जो कीमतों में क्रमशः इतने की वृद्धि की जाती है, तो नए वस्तुओं पर किए जाने वाले जो खर्च में वृद्धि होती है वो कितना होता है आपको बताना है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हम एक काम करते, इसके पहले भी कर रखे थे कि जब परसेंटेज को इंक्रीज करना है तो हम क्यों ना इसको 8 को 80 बनाएं, 11 को 14 बना दें, और ये इसको बनाते हैं 60। क्योंकि अब यहाँ पे हमको 10% का इंक्रीमेंट करने में आसानी होगा। ये बन जाएगा 88। ये कितना बन जाएगा बताओ? 20% बढ़ेगा, मतलब 22 को बढ़ा दो यानी कि 132। इसमें 30 का इंक्रीमेंट यानी कि 6×3 = 18 यानी कि 78। ये बन गया नया वाला। आपसे कह रहा है कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो मैं काम करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? 170 और 80 यानी कि 250। क्या बन जाएगा? 250। और ये कितना बनेगा बताओ? 13 और 7 20
और 28, 280, 290 और 298, कितना बन जाएगा भाई? 298। अब बताओ मुझे कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, आपको वो निकालना है। क्या आप इंक्रीमेंट निकाल पाएंगे? क्या आप इस तरह से इंक्रीमेंट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर 250 बढ़ के हो गया 298, मतलब कहेंगे 48 का इंक्रीमेंट है, किस बेस पे? 250 के बेस पे आप निकाल दो 100%। दिस इज कुछ और नहीं बल्कि इंक्रीमेंट का ये परसेंटेज है। बोल सकते हैं ना भाई? आओ जरा सॉल्व करें। तो आप देखेंगे 5 से और ये कट जाएगा 2 से, 50 से काटा हमने, 5 से ये कटेगा नहीं, अच्छा सॉरी बैक कर देता हूँ। तो ये आपका बनेगा 96/5। तो अगर मैं शॉर्टकट करना चाहूँ तो 5 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फायदा होगा, देखना कैसे। ये बन जाएगा 192 और ये बन जाएगा बाई 10। अब 10 से डिवाइड करना कितना आसान है, एक डेसिमल को शिफ्ट कर दो आप। 19.2% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े भाई। तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, आप या तो डिवाइड कर लो, मुझे थोड़ा मुश्किल लगा डिवाइड करना, मैंने ऐसे कर लिया फटाफट। 12,000 रुपए का 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की जाने पर एक निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाता है। तो वो अवधि आपको फाइंड आउट करनी है मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया है। तो अगर आप गुना भाग कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो आपको फटाफट दिख गया होगा इसका आंसर 3 साल ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 10% तुम्हारा वार्षिक रेट है तो 3 साल के अंदर 10% बढ़ के कितना हो जाता है? 33.1%। ऑप्शन देखेंगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 1 वर्ष तो होगा ही नहीं, 4 वर्ष तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 और 15 में 3,900 यानी कि 4,000 रुपये का फर्क है। 4,000 रुपये अगर देखेंगे तो 12,000 रुपया जो है 10% के बराबर है, यानी 33.1%। कितना हो जाएगा? लगभग 3,972 रुपये के आसपास होगा। यानी 3 वर्ष ही सटीक आंसर है। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे फटाफट 3 मार के निकल जाएंगे, अगर आपका गुणा भाग स्ट्रॉन्ग है तो। बाकी अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, कैसे बताते हैं आपको। ठीक है, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है भाई, या तो आप फॉर्मूले अप्लाई कर लो, या तो फिर ऐसे कर लो गुणा भाग करके। मैं कैसे करूंगा देखना जरा फटाफट, कैसे मैं करूंगा आप देखना। मैं यहाँ 12 से काटने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 12 से काटने वाला हूँ, तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12। फिर ये 3 9 यानी कि 12 तिया 36, 3 7 12 तिया 36, फिर 12 यानी कि 12 एकम 12। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। 1000 बन गया 1331। कब? 3 वर्षों में। इन 3 वर्ष होने का मतलब अगर हम इसको दोनों को क्यूबिक रूट निकाल दें तो हमको 1 वर्ष का निकल जाएगा। नहीं, 10 का क्यूब है और ये वाला 11 का क्यूब है, मतलब पहले साल वो 10 से 11 बना होगा। पहले साल 10 से 11 बना होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया हो, यानी कि यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है मेरा। सेटिस्फाई तब हुआ जब हमने इस 3 वर्ष को एक्सेप्ट किया। समझ रहे हो बात? समझे कि नहीं समझे? ये भाई ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ये फटाफट माइंड गेम खेलने का ही तरीका है। बाकी अगर आप चाहो तो फॉर्मूला हम कर देते हैं आपके सामने, देखो जरा। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। लगा दो भाई, फॉर्मूला से मैं थोड़ा बचता हूँ। तो a का मतलब 15,972 बटा 12,000, क्योंकि p को हम नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे 10 से कट जाएगा 10 बार में, 10 प्लस 11 बटा 10 की पावर n। अभी हमने इसको काटा था ना, इसको अभी हमने इसको काटा है ना, तो कटा कितने से? 1331 से। तो ऊपर 1331 और नीचे 1000, यानी कि ये बन जाएगा 11 बटा 10 की पावर 3, और यहाँ पे 11 बटा 10 की पावर n। जब बेस अगर सेम है तो पावर को भी सेम करेंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 3 साल इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो भी आप तरीके आपको अच्छा लगे आप उससे फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए, आंसर मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं। अरे यार थोड़ा धीरे हो जा। ओके, हाँ, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना और इतना की स्पीड से जा रही हैं। 12 सेकंड में अगर पार करती है तो प्रत्येक लंबाई ज्ञात करें। कोई बात नहीं, T1 प्लस T2 यानी कि हम मान लेते हैं कि 2T ये डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है भाई? या फिर हाँ, टाइम लगा दो 12 सेकंड। तो स्पीड कितना लगाएंगे? अगर विपरीत दिशा में है इसका मतलब दोनों का सम करेंगे तो 90 प्लस 54 यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर। हमको चेंज करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। आप यहाँ टी का वैल्यू निकाल लो। 18 दूना 36 यानी कि कट जाएगा भाई 8 बार में, बोलिए ना। ये कट जाएगा 2 से
4 बार में टी की वैल्यू आने वाली है। 5 चौका 20 और 20 गुना 12 यानी कि 240 मीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी है जिसको पेंट करने की जो लागत गणना करें, यदि पेंट की लागत 4.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोलाकार पानी की टंकी है जो भी है, तो अगर हम पेंटिंग की लागत निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। गोलाकार अगर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कह रहे हैं कि पेंटिंग की लागत जो है 4.5 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं जो ये वाला वैल्यू आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अगर इसको हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा भाई, कॉस्ट। देखना कितना फास्ट करूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज कि 4 है पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर तुम्हारा वैल्यू 7 होता त्रिज्या होता है ना, तो याद रखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 154। ठीक है भाई, इंटू करो 9/2 से, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा भाई 2 बार में, यानी गुना कर लो 18 गुना 154। ठीक है, 18 चौक 72, 7 18 पच 90, 7 97, 9 18 9 कितना होता है 2772। इतना रुपया आपको लगेगा उसको पेंटिंग करवाने में, उसकी लागत है। आगे बढ़ेंगे, मध्यानुपाती निकालना है, कुछ नहीं करो, इन दोनों को अंडर रूट कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा 2.25। ये 2.25 मतलब होता है कि 1.5 मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। आगे बढ़े, यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपया में 22 केजी अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाती है ना, तो चावल की वास्तविक जो कीमत है प्रति केजी आपको बताना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 10% वैल्यू कम हुआ तो 250 में 22 केजी एक्स्ट्रा आपने चावल खरीदा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 250 का 10% ही इस 22 केजी का वैल्यू के बराबर है, यानी कि 25 रुपया ही इस 22 केजी के वैल्यू के बराबर है। दिस इज द कॉस्ट जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं फास्टली कैसे करूंगा, ऐसा डिवाइड कर लो, या तो फिर अब एक काम करो, मैं कैसे करूंगा, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ तो होना ही है। फिर हम एक काम कर सकते हैं, डिवाइड करना ही एक मात्र ऑप्शन है, तो आप जरा कर लेते हैं 22 से कम 22, तो यहाँ बनेगा 3, डेसिमल लगाया बन गया 30, फिर से 1 बच गया 8, 8 जीरो यानी कि 22 चौक 88, 8 0 8 0, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? अगर हम थोड़ा हम डिवाइड कर लेते हैं मोबाइल से, ठीक है, 25 डिवीजन 22, ये आपका आ रहा है 1.136, ये आपका आता है 1.136, इतना कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आंसर है वो 1.26 है। ठीक है, यानी मुझे लगता है कि जो वैल्यू कॉस्ट आया है ना, अच्छा हाँ, मैं समझ गया। आप ये जो कॉस्ट आया है ये नया वाला कॉस्ट आया है, ये जो कॉस्ट आया भाई नया वाला कॉस्ट आया, क्योंकि 250 रुपया नया की बात कर रहे हैं कि 250 जो नया कीमत हुआ उसमें अगर 10% की कमी होती है तो हमको 22 केजी एक्स्ट्रा चावल मिलता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो नया वाला कॉस्ट है चावल का पर केजी वो कितना है, 1.136। ठीक है, 1.136। तो पहले कितना था, पहले कीमत ज्यादा था ना, पहले कीमत ज्यादा था, अब 10% कमी हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1.136 जो है वो 9 के बराबर है, आपको 10 निकालना है। ये क्या है, तो आप बोलेंगे ओल्ड वाला कॉस्ट है, ये ओल्ड कॉस्ट है जो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक कीमत क्या था, पहले वाला कीमत आपसे पूछ रहा है। अब ये गुना करना थोड़ा और मुश्किल है, एक काम करते हैं, 11.36 10 से गुना किया हमने, डिवाइड करो 9 से, अब ये तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू आ चुका है 1.26। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, इतना रुपया पर केजी आपका चावल था पहले, जो कि अब हो गया 1.136, मतलब पहले क्या हो गया, पहले से वैल्यू मेरा कुछ कम हो गया। ठीक है, आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल क्या बोलता है भाई कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो उनमें से एक संख्या है, तो उन संख्याओं के बीच का पूर्ण अंतर निकालें। आपको मालूम है कि किसी भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 32 गुणा 192 और एक वैल्यू कितना है 64, तो क्या हम पहले दूसरे वैल्यू को निकाल लें, बिल्कुल निकालो। तो 32 गुणा 2 और 2 से ही कट जाएगा भाई 96, क्लियर है, यानी कि बी की वैल्यू आ चुकी है 96, बी है 96
और ए है 64, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 96 माइनस 64 यानी कि 32। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।